तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभिनव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जो ह्यूमन फिजियोलॉजी की मॉड्यूल चालू की थी उसका जो लेक्चर था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका अगला लेक्चर लेकर मैं राहुल शर्मा आपके सामने हाजिर हूँ। हमने अभी तक हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ लिया है, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ लिया है, फिर पिट्यूटरी के बारे में पढ़ लिया है, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया है। नहीं, एड्रिनल ग्लैंड हम लोग आज पढ़ेंगे। थायराइड के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया, थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग जो पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है वो है एड्रिनल ग्लैंड। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल इससे आते हैं। जो बेटा एड्रिनल ग्लैंड होता है ना, पहले जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसके अंदर बोलते थे इसको, ये एड्रिनल ग्लैंड क्या है, किडनीज जो होती है उसके सुपीरियर पार्ट पे होती है, तो सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते थे। तो आपको पुराने पार्ट में जो एनसीईआरटी से रिगार्डिंग अगर सवाल वगैरह देखेंगे तो आप उसमें सुप्रा रीनल ग्लैंड से नाम से भी इसके सवाल देख सकते हैं। बट रिसेंटली चेंजेस किए गए हैं, उसको सुप्रा रीनल वाले पार्ट को हटा दिया गया है। ठीक है, अब बेटा जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ना वो कितनी होती है? वन पेयर होती है। एड्रिनल ग्लैंड कितनी होती है बेटा? वन पेयर होती है। मींस नंबर में कितनी होती है एड्रिनल ग्लैंड? नंबर में 2 होती है, हर एक किडनी के ऊपर मौजूद होती है। अबाउ ईच किडनी, हर एक किडनी के ऊपर मौजूद होती है एक। तो टोटल किडनीज कितनी? 2। तो एड्रिनल ग्लैंड भी कितनी होती है? 2 होती है, वन पेयर होता है। दूसरी चीज, अब जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें कितने टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं बेटा? 2 टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। कैसे? एक जो सेंट्रली लोकेटेड है, जो सेंटर की तरफ है, सेंट्रली लोकेटेड है, जिसको बोलते हैं बेटा एड्रिनल मेडुला। एक क्या है? सेंट्रली लोकेटेड है जिसको एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। एक जो थोड़ा बाहर की तरफ लोकेटेड है जिसको बोलते हैं बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स। एक क्या है जो सेंट्रली लोकेटेड है जिसको एड्रिनल मेडुला बोलते हैं, एक बाहर की तरफ लोकेटेड है उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड में 2 पार्ट है बेटा। क्या एड्रिनल ग्लैंड में कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। जो सेंट्रल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रल पार्ट को एड्रिनल मेडुला बोलते हैं, और जो पेरिफेरल वाला पार्ट है, बाहर की तरफ वाला पार्ट है, उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड वन पेयर है, मतलब नंबर में 2 है। हर एक किडनी के ऊपर एक मौजूद होती है। 2 टाइप ऑफ टिश्यूज मिलते हैं। जो सेंटर में है वो एड्रिनल मेडुला, और जो बाहर की तरफ है वो कॉर्टेक्स। देखो, ये एड्रिनल ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है बेटा जो क्या करती है, एक ग्लैंड होकर 2 डिफरेंट नेचर वाले हार्मोन रिलीज करती है। कैसे? जो इसका कॉर्टेक्स वाला भाग होता है वो स्टेरॉइडल नेचर रिलीज करता है हार्मोन्स वाला। जो इसका जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, जिन हार्मोन्स को रिलीज करता है उनका कैसा नेचर होता है बेटा? स्टेरॉइडल नेचर होता है। मतलब उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल से प्रीकर्सर होता है, फिर उससे बाकी सिंथेसाइज होते हैं। दूसरी चीज क्या होता है, इसका जो एड्रिनल मेडुला होता है वो रिलीज करता है बेटा कैटेकोलामाइंस रिलीज करता है, जो कैसे होते हैं? प्रोटीन नेचर के। अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, इसका जो सेंटर वाला पार्ट है जिसको एड्रिनल मेडुला बोलता है, वो जो हार्मोन रिलीज करता है उसको बोलते हैं बेटा कैटेकोलामाइन। ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। क्या बोल रहा हूं बेटा? ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम एड्रिनल मेडुला आर नोन टू बी कैटेकोलामाइन। कि जो हार्मोन्स का जो ग्रुप होता है जो एड्रिनल मेडुला से रिलीज होता है बेटा, उनको क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। ग्रुप ऑफ हार्मोन्स दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम एड्रिनल मेडुला आर नोन टू बी कैटेकोलामाइंस। कि जो ग्रुप ऑफ जो हार्मोन्स होते हैं जो एड्रिनल मेडुला से रिलीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? उनको बोलते हैं कैटेकोलामाइंस। तो एड्रिनल मेडुला से रिलीज होने वाले हार्मोन्स होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? इपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन एंड नोर इपिनेफ्रिन और नोर एड्रेनलिन। क्या बोल रहा हूं बेटा? 2 टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं एड्रिनल मेडुला या कैटेकोलामाइन, जिनको बोलते हैं, जिसमें एक है इपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन, दूसरा है नोर इपिनेफ्रिन और नोर एड्रेनलिन। ज्यादा मात्रा में ये रिलीज होता है, इपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन रिलीज होता है। तो ये जो दोनों हार्मोन्स है इपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन, नोर इपिनेफ्रिन और नोर एड्रेनलिन है,
इन दोनों हार्मोन को ही कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा, इन दोनों हार्मोन्स को ही कलेक्टिवली क्या बोलते हैं सॉरी इन दोनों हार्मोन्स को ही कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा, कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। दूसरी बात, इपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन वाला जो पार्ट है वो जिस पार्ट से रिलीज होता है, एड्रेनलिन वाले पार्ट से, ये किसका बना हुआ होता है, ये एक्टोडर्म से बना हुआ होता है। देखो जो हमारा ब्रेन वाला पार्ट है वो भी एक्टोडर्म से बना हुआ होता है, इसलिए तुम अगर एड्रेनल मेडुला वाले पार्ट को देखोगे तो इसका थोड़ा सा जो ऑटोनोमिक वाले पार्ट को देखोगे तो उससे थोड़ी सी सिमिलरिटीज होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी क्या होता है बेटा, किससे रिलीज हो रहा है, ये भी क्या कर रहा है, एक्टोडर्म से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, एक्टोडर्म से बना हुआ है, ब्रेन वाले पार्ट से एक्टोडर्म से बना हुआ है। जबकि उसी जर्म लेयर से, मतलब जिस जर्म लेयर से ब्रेन, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रिगार्डिंग सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, जबकि एड्रेनल में जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो मेसोडर्म से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है बेटा, मेसोडर्म जर्म लेयर से बना हुआ होता है। तो एड्रेनल मेडुला क्या होता है, थोड़ी सिमिलरिटीज दिखाता है। क्यों, क्योंकि ये एक्टोडर्म जर्म लेयर से बना हुआ होता है, इसलिए जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वाले होते हैं ना हार्मोन, उसकी तरह एक्ट करता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, एड्रेनल मेडुला के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनको कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। जो दो होते हैं, एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन, ये एक, नोर एपिनेफ्रिन और नोर एड्रेनलिन, ये दो होते हैं। जो एपिनेफ्रिन है या जो नोर एपिनेफ्रिन और नोर एड्रेनलिन है, ये हार्मोन्स को बोला जाता है बेटा, स्ट्रेस के दौरान ये प्रोड्यूस होते हैं, ये इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रोड्यूस होते हैं। क्या, ये जो हार्मोन्स एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन है, ये हार्मोन इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रोड्यूस होते हैं। जब बॉडी के अंदर जितना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ज्यादा एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस होगा। ये हार्मोन्स को इमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये हार्मोन्स क्या होते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं। दूसरी बात, ये हार्मोन्स बॉडी में दो ही कंडीशन में प्रोड्यूस हो सकते हैं, मतलब इमरजेंसी होगी तब प्रोड्यूस होंगे। तो या तो आपको भागना हो या आपको लड़ना हो। ठीक है, तो दो कंडीशन है, तो हार्मोन लड़ना हो या भागना हो, तो इन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है बेटा। क्यों, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रोड्यूस होते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होते हैं बेटा, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन और हार्मोन ऑफ फाइट या हार्मोन ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। लड़ने वाला या भागने वाला हार्मोन बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। अब जैसे कि इसके जो इफेक्ट होंगे ना वो कैसे होंगे, ऐसे मान लो तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा है, तो तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा है, तुम क्या करोगे, रुकोगे, देखते थोड़ी रहोगे, तुम क्या करोगे, भागोगे। ठीक, या लड़ सकते हो। ठीक है, तो अब कुत्ता पड़े है तो क्या करोगे, जैसे ही कुत्ता तुम्हारे को खाने को दौड़ रहा है तो तुम क्या, ऐसे थोड़ी ना उसको देखते रहोगे, पुचकारते रहोगे कि हाँ भाई खा ले, क्योंकि वो रेबीज कर देगा, 100% फीटल डिजीज कर देगा, डेथ वगैरह हो सकती है उसके अंदर अगर सिम्टम्स वगैरह अपीयर हो गए तो 10 से 14 दिन के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, तो क्या करेगा, अब कुत्ता तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम क्या करोगे, उसको देखोगे, अलर्ट होगा, तो क्या होना चाहिए, आंखें खुली हुई होनी चाहिए। आंखें क्या होनी चाहिए, खुली हुई होनी चाहिए, मतलब कुत्ता दिखना चाहिए ना, भागोगे तो। ठीक है, तो भागते भागते जा रहे हो तुम लोग, ऐसे कुत्ता दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो तुम लोग भागोगे तो आंखें खुली हुई होनी चाहिए, तो पिपिलरी डायलेशन क्या होना चाहिए बेटा, पिपिलरी डायलेशन। अब तुम लोग सोचो कि जब तुम लोगों को डर लगता है तो क्या होता है, तुम्हारे रोंगटे खड़े होते हैं, तो ये रोंगटे खड़े होना ही क्या होता है, पाइलो इरेक्शन, रेजिंग ऑफ हेयर्स। तो क्या हो गया, क्या बोल रहा हूं मैं, पिपिलरी डायलेशन हो गया आंखें, ताकि लाइट ज्यादा एंटर करे, ताकि कुत्ते वगैरह अगर है तो उससे तुम बच पाओ, भाग पाओ, दौड़ पाओ। तो पिपिलरी डायलेशन हो गया, पाइलो इरेक्शन हो गया, रेजिंग ऑफ हेयर्स ऑन द हैंड और बॉडी। दूसरी चीज क्या हो गया, अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ रहा है तो तुम्हारी धड़कन क्या होगी, हार्ट बीट क्या रहेगी, बढ़ी हुई रहेगी, तेज तेज हार्ट ब्लड को पंप करेगा, ताकि पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन ज्यादा जाए, ताकि बॉडी इफेक्टिवली काम कर पाए, मसल्स काम कर सके उस समय पे, ठीक, कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, तो भागते रहोगे तुम्हारी हार्ट बीट क्या रहेगी, तेज रहेगी, तो क्या रहेगा, हार्ट रेट इंक्रीज रहेगी, टेकिकार्डिया मिलेगा। अगर 100 बीट्स
पर मिनट से ज्यादा हो जाती है उसको बोलते हैं टेकिकार्डिया। तो टेकिकार्डिया मिलेगा, हार्ट रेट इंक्रीज मिलेगी। इंक्रीज हार्ट रेट को क्या बोलते हैं? टेकिकार्डिया बोलते हैं। तो टेकिकार्डिया मिलेगा, ठीक है। साथ के साथ में अगर तुम भाग रहे हो, तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा है, तुम्हारे क्या आएंगे? पसीने आएंगे तुम उसको देख के, ठीक है। तो क्या करेगा? स्वेटिंग को भी इंक्रीज करेगा पसीना, ठीक है। तो क्या करवा रहा है? क्या स्वेटिंग को इंक्रीज कर रहा है। दूसरी बात मैं क्या बोला हूं अभी, हार्ट ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हार्ट किस पर एक्ट करता है ना? स्टार्लिंग लॉ पर एक्ट करता है ना, कि मोर विल बी द स्ट्रेचिंग, मोर विल बी द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेटेड, more will be the stretching, more will be the force of contraction generated by the heart। जितना ज्यादा हार्ट ज्यादा स्ट्रेच होगा उतना फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ताकि उतना ज्यादा क्या कर सके? ब्लड पंप कर सके। तो क्या होना चाहिए? स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके एओर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में क्या पहुंचा सके? ब्लड पहुंचा सके। तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। दूसरी चीज क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होने के साथ साथ दूसरी चीज है रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा तुम तेजी से क्या करोगे? क्योंकि तुम लोग जानते हो ना, बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ब्लड देना है, बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ब्लड देना है, मतलब क्या? कार्डिक आउटपुट ज्यादा होना चाहिए। कार्डिक आउटपुट ज्यादा होना चाहिए, तो कार्डिक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, ठीक है। तो हार्ट रेट ज्यादा है, हार्ट ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या? सिस्टोल के बाद में वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम बचेगा, ठीक है, ठीक है। और डायस्टोल के बाद में तो क्या होगा? ज्यादा फोर्सफुली अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? कार्डिक आउटपुट भी ज्यादा रहेगा, कार्डिक आउटपुट भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो क्या हो गया? कार्डिक आउटपुट भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। कार्डिक आउटपुट भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, कि ज्यादा जो बॉडी के अंदर अब ठीक है, जितना ज्यादा कुत्ता भाग रहा है तो ज्यादा क्या होगा? वेंटिलेशन भी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। क्या चाहिए? प्रॉपर वेंटिलेशन भी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सोचो कि तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ रहा है तो क्या क्या चीजें होंगी? वही सेम उस इमरजेंसी वाली सिचुएशन में ये करवाएगा, ठीक है। क्या करवा रहे हैं? तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा है, तुमको क्या आ रहा है? पसीना आ रहा है, तो स्वेटिंग को इंक्रीज करता है। तुम लोगों को क्या? धड़कन तेज हो रही है, तो हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, ठीक है। ज्यादा धड़कन तेज हो रही है, ज्यादा फोर्सफुली क्या करेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा। ज्यादा फोर्सफुली क्या करेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ज्यादा फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ज्यादा फोर्सफुली क्या करेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ज्यादा फोर्सफुली अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके बाद में क्या होगा? ज्यादा फोर्सफुली क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हार्ट जितना ज्यादा ब्लड पंप करेगा उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट ज्यादा है ना अभी, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन है तो हार्ट रेट क्या हो गया? ज्यादा, ठीक है। रेस्पिरेशन रेट क्या हो गया? ज्यादा। पाइलो इरेक्शन हो गया, स्वेटिंग हो गई, और क्या? पिपुलरी डायलेशन हो गया। साथ के साथ उस इमरजेंसी सिचुएशन को निपटने के लिए अलर्टनेस भी तो ज्यादा होनी चाहिए, तो अलर्टनेस को भी इंक्रीज कर देता है। तो क्या कर दिया? इंक्रीज अलर्टनेस, पिपुलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, स्वेटिंग को इंक्रीज करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। जितना ज्यादा हार्ट, जो हमारा हार्ट है, जितना फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा ब्लड पंप कर पाएगा। नॉर्मली क्या होता है ना, कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अराउंड 80 ml ऑफ ब्लड वो पंप करते हैं, ठीक है। अराउंड 80 ml ऑफ ब्लड वो लोग क्या करते हैं? पंप करते हैं एक बार में, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? अभी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो ज्यादा फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, ताकि ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड क्या जाए? बाहर जाए, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं यही बोल रहा हूं बेटा कि जो एड्रेनल मेडुला वाला भाग है वो एक्टोडर्म से बनता है, तो थोड़ा सा ब्रेन के सिमिलरिटी वाले जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वाला पार्ट होता है उससे सिमिलरिटी दिखाता है। तो बाहर क्या हो गया? अंदर वाला पार्ट एड्रेनल मेडुला हो गया। इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका ग्रुप क्या कहलाएगा? कैटेकोलामाइंस कहलाएगा, जिसको इपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन बोलते हैं, और नॉर इपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन बोलते हैं। ये हार्मोन इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं या इमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं, या इनको हार्मोन ऑफ फाइट और हार्मोन ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन ऑफ फाइट और हार्मोन ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन ऑफ फाइट और हार्मोन ऑफ
फ्लाइट बोलते हैं, अलर्टनेस इंक्रीज करेगा, पाइलो इरेक्शन, स्वेटिंग करवाएगा, और क्या करवाएगा बेटा, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, हार्ट को ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, और इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, ये कौन किया, ये वाला किया, कैटेकोलामाइंस जो रिलीज हुए वो। दूसरी चीज है जो बाहर वाला पार्ट है बेटा, जो आउटसाइड लोकेटेड है, जिसको एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो कैसा है, मेसोडर्म का बना हुआ है, और इसके द्वारा जो हार्मोन जो रिलीज होते हैं, ठीक है, क्या इसके द्वारा जो हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो होते हैं बेटा, कौन से वाले होते हैं रे, स्टेरॉइडल नेचर वाले होते हैं। कैसे हार्मोन होते हैं, स्टेरॉइडल नेचर वाले हार्मोन होते हैं। ठीक, अब ये जो स्टेरॉइडल हार्मोन वाले होते हैं, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का अगर कम प्रोडक्शन हो, अंडर प्रोडक्शन हो, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले हार्मोन का अगर अंडर प्रोडक्शन हो, कम प्रोडक्शन हो, मेनली ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड का अगर कम प्रोडक्शन हो, तो उसकी वजह से डिजीज होती है बेटा, कौन सी, एडिशंस डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है रे, एडिशन डिजीज होती है। तो ध्यान रखना, अगर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ना, उनका अगर कम प्रोडक्शन, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं, कॉर्टिको, क्योंकि कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे, स्टेरॉइडल नेचर के इसलिए स्टेरॉइड्स, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं। अगर उनका अंडर प्रोडक्शन हो रहा है उस हार्मोन का, तो क्या बोलते हैं उसको, एडिशंस डिजीज बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, थकान रहेगी, फटीग रहेगी, और क्या रहेगी बेटा, वीकनेस रहेगी एक्यूट ऑनसेट में। ठीक है, तो क्या रहेगा, फटीग रहेगा और एक्यूट ऑनसेट में वीकनेस रहेगा। तो उसके अंदर क्या है बेटा, अंडर प्रोडक्शन है। क्या है रे, मान लो कि किसी भी वजह से क्या कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अगर अल्टर हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये एडिशंस डिजीज हो गया। मेनली क्या होता है, इसके अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड और जो मिनरलोकोर्टिकोइड होते हैं ना, उनका सिक्रेशन प्रभावित होता है। किसका प्रभावित होता है सिक्रेशन, ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड का सिक्रेशन प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये पेज को नोट कर लेना बेटा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो एक पेयर होती है, नंबर में 2 होती है, हर एक किडनी के ऊपर मौजूद होती है एक। 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक पार्ट होता है एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट। एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट होता है ना, वो अंदर वाला पार्ट है, वो एक्टोडर्म से डिराइव्ड होता है, एक्टोडर्म से बना हुआ होता है। इसके लिए जो उसके हार्मोन्स होते हैं ना, सेम काम वैसे करते हैं जैसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होता है, इसके द्वारा जो हार्मोन्स का जो ग्रुप निकलता है, मतलब 2 हार्मोन्स निकलते हैं, उनको कंबाइन क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बोल सकते हो आप उसको, एड्रेनालिन या नॉरएड्रेनालिन बोलते हैं। ये स्ट्रेसफुल कंडीशंस में बढ़ते हैं, तो जितना ज्यादा स्ट्रेस रहेगा उतने ज्यादा इनका प्रोडक्शन होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, इन दोनों हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं। तो या तो लड़ो या भागो, तो हार्मोन ऑफ फाइट और हार्मोन ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे उसमें क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज कर दिया, रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करता है, पाइलो इरेक्शन करता है, पिपिलरी डायलेक्शन करवाता है, स्वेटिंग को इंक्रीज करता है, अलर्टनेस को इंक्रीज करता है, और ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो ये सारी चीजें करता था वो वाला हार्मोन। दूसरी चीज क्या बता रहा हूं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्या बोलते थे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो क्या बोलते हैं, स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं, और उनको क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का प्रोडक्शन अगर कम हो जाए तो उसको एडिशंस डिजीज बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई बेटा, नोट कर लेना इसको। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है कि जो कैटेकोलामाइंस जो हार्मोन होते हैं ना बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं कि जो ये कैटेकोलामाइन जो हार्मोन होते हैं, ये कुछ चीजों के मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कि ये जो कैटेकोलामाइंस है ना, देखो ये कैटेकोलामाइंस है, ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। क्या करवाते हैं बेटा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवाते हैं। मतलब क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, मतलब क्या करते हैं, ये हाइपोग्लाइसेमिया करवाते हैं। क्या करवाते हैं बेटा, हाइपोग्लाइसेमिया करवाते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये क्या करते हैं, कम करते हैं। दूसरी चीज क्या करते हैं, ये लाइपोलाइसिस करवाते हैं, ब्लड ग्लूकोज को कम करते हैं।
दूसरा ये क्या करते हैं, लाइपोलाइसिस करवाते हैं, मतलब फ्री फैटी एसिड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ये एंजाइम लाइपेज को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो फ्री फैटी एसिड को क्या करते हैं ये लोग, बढ़ाते हैं। दूसरी चीज क्या होंगे, ये प्रोटियोलाइसिस करवाएंगे, मतलब क्या करवाएंगे, प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन करवाएंगे, मतलब अमाइनो एसिड्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो कैटेकोलामिन्स है ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, लाइपोलाइसिस करते हैं और प्रोटियोलाइसिस करते हैं। अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं तो क्या करवाते हैं बेटा, हाइपोग्लाइसेमिया करवाते हैं, मतलब ब्लड में ग्लूकोज को कम करते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो अभी तक मैं बता चुका हूं जो ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, ग्रोथ हार्मोन जिसका दूसरा नाम क्या था बेटा, सोमेटोट्रोपिन। तो ये ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन ये क्या कर देता था, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता था। दूसरा चीज है, हम लोग यही के हार्मोन को देखेंगे अभी, कॉर्टिसोल, क्या, कॉर्टिसोल जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, ठीक है, और थायराइड का हार्मोन और पेनक्रियास के अल्फा सेल से निकलने वाला ग्लूकागोन, ठीक है। क्या बोल रहा हूं बेटा, थायराइड से निकलने वाला T3 और T4, कॉर्टिसोल जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है, ये कहां पर, पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला कौन सा, ग्रोथ हार्मोन, और ग्लूकागोन जो पेनक्रियास की अल्फा सेल से निकलता है। ये सारे हार्मोन क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाते हैं तो इनको बोलते हैं डायबेटोजेनिक। क्या बोलते हैं बेटा इनको, डायबेटोजेनिक हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब जो हार्मोन ब्लड ग्लूकोज को कम करते हैं, अभी फिलहाल अपन ने पढ़ा है कैटेकोलामिन्स पढ़ा है, और एक हम लोग पढ़ेंगे कि जो पेनक्रियाज है उनकी बीटा सेल से रिलीज होने वाला हार्मोन कौन सा, इंसुलिन। अल्फा सेल से क्या रिलीज होता है, अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास से रिलीज होता है ग्लूकागोन। तो अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास से रिलीज होने वाला ग्लूकागोन बढ़ाता है, बीटा सेल से रिलीज होने वाला इंसुलिन क्या करता है, घटाता है। तो ब्लड ग्लूकोज को घटाने वाले हार्मोन कौन कौन से हो गए, कैटेकोलामिन्स हो गए और इंसुलिन हो गया। कौन हो गया बेटा, कैटेकोलामिन्स हो गया, और कौन हो गया रे, इंसुलिन हो गया। ये डिक्रीज कर रहे हैं, ये तो मैं बता चुका हूं तुम लोगों को और आगे बताऊंगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि कैटेकोलामिन्स क्या कर रहे हैं बेटा, कैटेकोलामिन्स और ग्रोथ हार्मोन देखो, कैटेकोलामिन्स और ग्रोथ हार्मोन देखो। पहले बात तो क्या बोल रहा हूं कि ग्रोथ हार्मोन कहां से निकल रहा था बेटा, ग्रोथ हार्मोन निकल रहा था एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स डिस्टेलिस वाले भाग से, एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स डिस्टेलिस वाले भाग से निकल रहा था, जिसको ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन तो क्या कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था, और जिसको सोमेटोस्टेटिन क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था। ये दोनों हार्मोन कहां से निकल रहे थे, हाइपोथैलेमस से निकल रहे थे। कहां से निकल रहे थे, हाइपोथैलेमस से निकल रहे थे। किससे निकल रहे थे, हाइपोथैलेमस से निकल रहे थे, ठीक। तो क्या कर रहा था, ग्रोथ हार्मोन भी क्या करवा रहा था बेटा, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहा था। ये कैटेकोलामिन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज को घटा रहा है। तो कैटेकोलामिन क्या करवा रहा है, ब्लड ग्लूकोज को घटा रहा है, ग्रोथ हार्मोन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहा था, लेकिन दोनों के दोनों क्या कर रहे थे, लाइपोलाइसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा, लाइपोलाइसिस कर रहे हैं। तो कैटेकोलामिन भी लाइपोलाइसिस करता है, ग्रोथ हार्मोन भी लाइपोलाइसिस करता है। बस अंतर यह है कि कैटेकोलामिन ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, हाइपोग्लाइसेमिया करता है, और ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, हाइपरग्लाइसेमिया करता है। दूसरी चीज क्या है कि कैटेकोलामिन्स, अभी मैंने बताया कैटेकोलामिन्स क्या करवाते हैं, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाते हैं, मतलब प्रोटियोलाइसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं बेटा, प्रोटियोलाइसिस करवाते हैं, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं। जबकि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। तो दोनों लाइपोलाइसिस करवाते हैं, ये ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो ये डायबिटोजेनिक है, ये वाला नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, लाइपोलाइसिस कर दिया दोनों में, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है ताकि बॉडी के अंदर ग्रोथ हो सके, ठीक है। और ये कैटेकोलामिन्स क्या करवाता है, प्रोटीन का क्या करवाता है बेटा, ब्रेकडाउन करवाता है। तो ध्यान रखना, कैटेकोलामिन्स क्या करवाते हैं, बॉडी के अंदर फ्री फैटी एसिड को इंक्रीज करते हैं, लाइपोलाइसिस करवा के ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करते हैं। क्या करवाते हैं, ब्लड ग्लूकोज को क्या करते हैं बेटा, डिक्रीज करते हैं। तो ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। तीसरी चीज, लाइपोलाइसिस हो गया,
हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटियोलाइसिस बोलते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया कि ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा था, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, लाइपोलाइसिस तो कर रहा है, ये भी लाइपोलाइसिस कर रहा है, लेकिन ये ब्लड ग्लूकोज को घटा रहा है, ये प्रोटीन को सिंथेसिस करवाता था, ये प्रोटीन का क्या करवा रहा है बेटा, ब्रेक डाउन करवा रहा है। क्या करवा रहा है, प्रोटीन का क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन करवा रहा है। ठीक है, तो ये जो हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं उनको बोलते हैं क्या बेटा, डायबेटोजेनिक हार्मोन। क्या बोलते हैं, डायबेटोजेनिक हार्मोन। और इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की जब डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से जो होता है उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। तो मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं बेटा, कि जो एड्रेनल मेडुला से रिलीज होने वाले हार्मोन्स है, जो कैटेकोलेमिन्स है, एड्रेनल मेडुला से रिलीज होने वाले जो कैटेकोलेमिन्स है, जो क्या कर रहे हैं, प्रोटियोलाइसिस लाइपोलाइसिस कर रहे हैं, लेकिन हाइपोग्लाइसेमिया कर रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा था, लाइपोलाइसिस कर रहा था, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहा था और प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ा रहा था। प्रोटीन सिंथेसिस को भी क्या कर रहा था बेटा, बढ़ा रहा था। ठीक, इतना समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, अगली बात पे। ठीक है, अब देखो बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं, ठीक है, ये क्या है, बीन शेप्ड किडनी है। ठीक है, ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा है, ये क्या है, डोर्सल एओर्टा है। ठीक है, यहां से रीनल आर्टरी यहां पर ब्लड लेकर जाएगी, यहां से रीनल वेन क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी। इसके ये जो किडनीज है इसके ऊपर मौजूद होती है एड्रेनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, किडनीज के ऊपर मौजूद होती है कौन बेटा, एड्रेनल ग्लैंड। कौन मौजूद होती है रे, एड्रेनल ग्लैंड मौजूद होती है, जिसके दो पार्ट होते हैं। जो बाहर की तरफ वाला पार्ट होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो अंदर की तरफ वाला पार्ट होता है उसको मेडुला बोलते हैं। तो मेडुला प्रोड्यूस करता है प्रोटीन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जिनको कलेक्टिवली कैटेकोलेमिन्स बोलते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है वो आउटर जोन होती है और प्रोड्यूस करता है स्टेरॉइडल नेचर के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ठीक, तो क्या बोला, मेडुला वाला क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इनर जोन है, प्रोटीन हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है कैटेकोलेमिन्स। कॉर्टेक्स वाला आउटर जोन है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है, जिनको कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। जो एड्रेनल ग्लैंड है वो कहां, किडनीज के ऊपर मौजूद है, राइट और लेफ्ट किडनीज के ऊपर मौजूद है। तो क्या बोलती है, दो, इसलिए हो गया। ठीक, अब बेटा क्या बोल रहा हूं कि जो एड्रेनल कॉर्टेक्स वाला भाग है, क्या बोल रहा हूं बेटा, अगर मैं ये एड्रेनल कॉर्टेक्स वाला भाग है, इसको अगर मैं बीच में से काटूं, ठीक है, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लूं और अगर उसको देखूं, तो क्या, ये तो बाहर वाली इसकी कवरिंग हो गई, कैप्सूल हो गया, ये कॉर्टेक्स वाला भाग, अंदर वाला मेडुला वाला भाग। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इस कॉर्टेक्स वाले भाग को ट्रांसवर्सली काटूं और उसको देखूं, तो क्या, ये तो सबसे बाहर वाला हो गया, कैप्सूल हो गया। ठीक है, ये जो सबसे, अब देखो ध्यान रखना, क्या, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे, कैसे आ रहे, बाहर से अंदर की तरफ, कैप्सूल बाहर की तरफ है तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो बाहर से अंदर की तरफ जो जोन रहेगी वो क्या रहेगी, GFR, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुल। अब देखो कैसे याद रखोगे, एड्रेनल ग्लैंड है ना, किडनी से रिलेटेड, किडनीज के पास में मौजूद है, किडनीज में तुम लोगों ने GFR पढ़ा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पढ़ा है, उसी से याद रखो, बाहर से अंदर की तरफ GFR, क्या, ग्लोमेरुलस, जोना ग्लोमेरुलोसा बाहर, जोना फेसिकुलेटा बीच में, जोना रेटिकुलरिस अंदर, जोना ग्लोमेरुलोसा बाहर, जोना फेसिकुलेटा बीच में, जोना रेटिकुलरिस सबसे अंदर। तो ये 3 जोन में डिवाइड होती है एड्रेनल कॉर्टेक्स। कितनी जोन में डिवाइड होती है एड्रेनल कॉर्टेक्स, 3 जोन में डिवाइड होती है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। अब जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो क्या हो गया रे, जोना जो ग्लोमेरुलोसा है वो क्या हो गया बेटा, आउटर लेयर हो गया। क्या हो गया रे, आउटर लेयर हो गया। क्या हो गया बेटा, आउटर लेयर होता है, बाहरी लेयर होता है। जोना ग्लोमेरुलोसा क्या हो गया बेटा, आउटर लेयर होता है, बाहरी लेयर। ठीक है, जोना फेसिकुलेटा क्या है, मिडल लेयर है। ठीक है, जोना रेटिकुलरिस क्या है, इनर लेयर। ठीक, अब जो जोना फेसिकुलेटा है, देखो इसको, इन तीनों जोन में से सबसे बड़ी जोन कौन सी लग रही है, जोना फेसिकुलेटा लग रही है। तो मैंने लिख दिया क्या है, ये वाइडेस्ट है।
तो क्या बाहर से अंदर की तरफ जब मैंने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस, जिसमें फेसिकुलेटा सबसे बड़ा वाला पार्ट। ठीक, अब जोना जो ग्लोमेरुलोसा है उसके द्वारा जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा जोना ग्लोमेरुलोसा। देखो जोना ग्लोमेरुलोसा क्या है? सबसे बाहरी लेयर है, सबसे बाहरी लेयर है, आउटर लेयर है, और इसके द्वारा जो ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलते हैं बेटा उनको क्या बोलते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं उनको? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो यहां से जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकलते हैं उनमें मेन जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है वो होता है बेटा एल्डोस्टेरोन। क्या होता है रे? एल्डोस्टेरोन होता है। तो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या है? एल्डोस्टेरोन है, जो कहां से निकलेगा? जोना ग्लोमेरुलोसा जो सबसे बाहरी लेयर है, आउटर लेयर है, वहां से निकल रहा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकल रहा है, जो क्या है बेटा? सबसे बाहरी लेयर से निकल रहा है, जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना के रखेगा। ये मेन हार्मोन है। और जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो कौन है बेटा? एल्डोस्टेरोन। कौन है? एल्डोस्टेरोन। अब देखो एल्डोस्टेरोन कैसे रिलीज हो रहा था? एल्डोस्टेरोन को रिलीज को कौन रेगुलेट कर रहा था? रास मैकेनिज्म। कौन रेगुलेट कर रहा था? रास मैकेनिज्म के द्वारा एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन रेगुलेट कर रहा था। रास क्या था? रेनिन एंजियोस्टेरोन। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, क्या था रे? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, तो क्या जो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है उसके सिंथेसिस को कौन रेगुलेट कर रहा है? रास मैकेनिज्म रेगुलेट कर रहा है। कौन रेगुलेट कर रहा है बेटा? रास मैकेनिज्म रेगुलेट कर रहा है। दूसरा, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस को मेंटेन करके रखेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखेगा, बीपी को रेगुलेट करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कौन? एल्डोस्टेरोन। क्या करेगा बेटा? एल्डोस्टेरोन मेनली एक्ट करता है डीसीटी पर, डिस्टल पार्ट ऑफ द कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर इसके रिसेप्टर कलेक्टिंग डक्ट में भी मिलते हैं। तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट दोनों पर एक्ट करता है, बट मेनली कहां पर एक्ट करता है? डीसीटी पर एक्ट करता है। क्या करवाता है एल्डोस्टेरोन? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। जरूरत पड़ने पर ही क्या करवाता है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो क्या करता है ये? वाटर का और सोडियम का एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, अवशोषण कर रहा है। कहां से? यूरिन से वाटर और सोडियम का क्या करवा रहा है? एब्जॉर्प्शन करवा रहा है। ब्लड प्रेशर कम हुआ जिसके कारण एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ, तो एल्डोस्टेरोन ने सोडियम का एब्जॉर्प्शन करवाया और वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाया। कहां से? यूरिन से वापस ब्लड में। तो ब्लड की वॉल्यूम बढ़ी तो वापस ब्लड प्रेशर रिस्टोर हो जाएगा। तो क्या कर दिया इसने? एल्डोस्टेरोन ने सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाया। कहां से? यूरिन से एब्जॉर्प्शन करवाया, वापस बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम रिस्टोर हो जाएगी। साथ के साथ क्या करवाएगा ये? पोटेशियम और फॉस्फेट का क्या करवाएगा? यूरिन में एक्सक्रिएशन करवाएगा। मतलब एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है? बॉडी में क्या करवाता है? फॉस्फेट ब्लड में कम करता है, हाइपोफॉस्फेटेमिया कोज करता है। ठीक है, और पोटेशियम को तो क्या? हाइपोकैलेमिया भी कोज करता है। ठीक है, ध्यान रखना। एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है? पोटेशियम को कम कर रहा है ना ब्लड में, क्योंकि यूरिन में एक्सक्रिएट कर दे रहा है, तो डिक्रीज पोटेशियम इन ब्लड। ठीक है, हाइपोकैलेमिया। ठीक है, डिक्रीज फॉस्फेट इन ब्लड। ध्यान रखना ये हाइपोकैलेमिया है, हाइपोकैल्सीमिया नहीं है। सेम सा लगे कहीं, हाइपोकैल्सीमिया नहीं है। हाइपोकैल्सिया का मतलब क्या होता है? डिक्रीज कैल्शियम इन ब्लड। ठीक है, जो तुम लोगों ने पढ़ा था, कौन कौन कर रहा था? डिक्रीज कैल्शियम इन ब्लड, टीसीटी करवाता था ना, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन करवाता था। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पर फॉस्फेट को क्या कर दे रहा है? एक्सक्रिएट कर दे रहा है। मतलब फॉस्फेट भी क्या कर दे रहा है? ब्लड में डिक्रीज कर दे रहा है, डिक्रीज इन ब्लड। ब्लड में फॉस्फेट डिक्रीज कर दे रहा है, मतलब क्या कर दे रहा है? हाइपोफॉस्फेटेमिया। क्या कर दे रहा है? हाइपोफॉस्फेटेमिया कर दे रहा है। वाटर का और सोडियम का एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, मतलब हाइपरनेट्रेमिया। सोडियम ज्यादा होगा तो क्या करवाएगा? हाइपरनेट्रेमिया। तो हाइपरनेट्रेमिया करवा रहा है और वाटर का एब्जॉर्प्शन करवा रहा है। हाइपोकैलेमिया, डिक्रीज पोटेशियम इन ब्लड, क्योंकि यूरिन में एक्सक्रीट कर दिया और फॉस्फेट को ब्लड में डिक्रीज कर रहा है, तो हाइपोफॉस्फेटेमिया कोज कर देगा। कौन?
एल्डोस्टेरोन, जो क्या है, मेन मिनरलोकोर्टिकोइड है, जो एक स्टेरॉयडल नेचर का हार्मोन है, जिसका जो सिंथेसिस होता है ना वो कंट्रोल किया जाता है रास मैकेनिज्म के द्वारा, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में और ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो मेन मिनरलोकोर्टिकोइड है, जो सबसे बाहरी लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा से बनता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया ट्रिक को कैसे याद रखोगे, जीएफआर, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेरिस। सबसे बड़ा पार्ट क्या, फेसिकुलेटा। ठीक है, अब क्या, जोना जो रेटिकुलेरिस होती है ना, जो जोना रेटिकुलेरिस होता है, जो इनर लेयर होती है, उससे निकलते हैं बेटा सेक्स कोर्टिकोइड्स निकलते हैं। ठीक है, क्या निकलते हैं, सेक्स कोर्टिकोइड निकलते हैं, एंड्रोजेनिक हार्मोन्स निकलते हैं, जो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स होते हैं वो निकलते हैं और कम मात्रा में निकलते हैं। क्या निकलते हैं बेटा, एंड्रोजेनिक हार्मोन्स, ध्यान रखना, एंड्रोजेनिक हार्मोन्स निकलते हैं और कम मात्रा में निकलते हैं। तो ये एंड्रोजेनिक हार्मोन्स प्यूबर्टी के दौरान निकल सकते हैं, या मान लो एड्रेनल ग्लैंड में कॉन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया हो गया, मतलब है कि जन्म से ही क्या हो गया, एड्रेनल ग्लैंड ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा सेल्स है, एड्रेनल हाइपरप्लेजिया वगैरह हो गया, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये जो एंड्रोजेनिक जो हार्मोन्स है जो क्या बन रहे हैं वो ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो अगर फीमेल के अंदर ये सेक्स कोर्टिकोइड्स वगैरह ज्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं, जोना रेटिकुलरिस एड्रेनल कॉन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया हो गया, फीमेल के अंदर ये ज्यादा बन रहे हैं सेक्स कोर्टिकोइड्स वगैरह एंड्रोजेनिक टाइप के। ठीक है, जैसे DHEAS ज्यादा बन रहा है, DHEAS मेनली कहां से बनता है, यहां से बनता है। कुछ जो कोर्टिकोइड्स होते हैं वो तो, कुछ जो एंड्रोजेनिक जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन बनाती है, ओवेरी भी बनाती है ना, स्मॉल अमाउंट में बनाती है, लेकिन अगर वो भी ज्यादा एक्टिव हो गया तो वो, तो एंड्रोजन्स अगर फीमेल में ज्यादा बनने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फीमेल में हेयर ग्रोथ होने लग जाएगी। कहां पर, मेल पैटर्न में, ऐसी जगहों पर जहां पर नॉर्मली फीमेल में नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हिर्सुटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिर्सुटिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये सेक्स कोर्टिकोइड्स जो है ये एंड्रोजेनिक है। कैसे है, एंड्रोजेनिक है, तो नॉर्मली ये प्यूबर्टी के दौरान प्रोड्यूस होते हैं और कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, ज्यादा प्रोड्यूस होंगे ना तो क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, फीमेल के अंदर मेल पैटर्न पे हेयर ग्रोथ होगी, टर्मिनल हेयर ग्रोथ होगी। ठीक है, ध्यान रखना, स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, ड्यूरिंग प्यूबर्टी पर प्रोड्यूस होगा। ये क्या करवाएंगे, ये बेसिकली ग्रोथ करवाएंगे, कौन कौन सा, एक्सियल हेयर का ग्रोथ करवाएंगे, एक्सिलरी हेयर का ग्रोथ करवाएंगे, फेशियल हेयर का ग्रोथ करवाएंगे और प्यूबिक हेयर का ग्रोथ करवाएंगे। कौन से हार्मोन्स, ये जो सेक्स कोर्टिकोइड्स है, एंड्रोजेनिक जो हार्मोन्स है वो। ठीक है, अब ध्यान रखो, ये सेक्स कोर्टिकोइड या ये जो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स है, अगर किसी कारण से ये इंक्रीज हो गए, अगर ये इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या कर देंगे, ये फीमेल के अंदर, मान लो ये इंक्रीज हो गए किसी फीमेल के अंदर, तो फीमेल में क्या करवा देंगे, मेल पैटर्न ग्रोथ करवा देंगे। क्या करवा देंगे बेटा, मेल पैटर्न ग्रोथ करवा देंगे, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ करवा देंगे, जहां पर नॉर्मली उनमें नहीं होती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म मतलब क्या, हिर्सुटिज्म इज डिफाइंड एज द, इट इज द ग्रोथ ऑफ द टर्मिनल हेयर इन द फीमेल एट द मेल पैटर्न। ठीक है, एट द एंड्रोजेनिक साइट्स, जिसमें यूजुअली उनको नहीं मिलता है, उस जगह पर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके लिए फेमिलियल गैल्वेज स्कोर होता है डिफाइन करने के लिए। ठीक है, वो तुम्हारे काम का नहीं है, बट ये ध्यान रखना कि अगर एड्रेनल जो सेक्स कोर्टिकोइड से ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या, हिर्सुटिज्म करवा देंगे। तो मैंने क्या बताया, जोना रेटिकुलरिस जो अंदर वाला भाग है, जो सेक्स कोर्टिकोइड्स प्रोड्यूस कर रहा है, उससे एंड्रोजेनिक हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, और प्यूबर्टी के दौरान क्या करता है, ये प्रोड्यूस होता है, तो ये एक्सिलरी हेयर, ठीक है, ऐसे आर्मपिट के अराउंड जो बाल होते हैं वो प्यूबिक हेयर होते हैं, थाइस के अराउंड जो, ठीक है, जेनिटल रीजन्स के आसपास जो एयर ग्रोथ होती है वो हो गया, और क्या करेंगे, फेशियल हेयर। ठीक है, तो ये ग्रोथ करवाता है कौन, ये सेक्स कोर्टिकोइड जो, ठीक है, निकलते हैं। तो दो हो गया जोन, कौन कौन सा हो गया, ये वाला जोन हो गया और ये जोन हो गया बेटा। ठीक है, तो इसको आई होप तुम लोगों ने उतार लिया होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा इसको। ठीक है, क्या कर लिया होगा तुम लोगों ने, नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अगली बात करते हैं जोना फेशिएटा। ठीक है, जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा क्या होता है बेटा, जोना जो फेसिकुलेटा होता है ना, ठीक है, क्या है, जोना फेसिकुलेटा है, इससे जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं ना, उनको बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। जोना फेसिकुलेटा से जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं
उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, उनको ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बोलते हैं। और जो मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है ना उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। क्या बोलते हैं? मेन जो ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्टिसोल बोलते हैं। और इसका जो सीक्रेशन होता है वो कंट्रोल किया जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स डिस्टलिस से निकलने वाले एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन के द्वारा इसका सीक्रेशन कंट्रोल किया जाता है। तो जोना फेसिकुलेटा से जो ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलते हैं उनको ग्लूकोकोर्टिकोइड बोलते हैं। मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड कौन है? कॉर्टिसोल है। क्या क्या काम करता है बेटा? ठीक है, देखो मैंने बताया एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है, अंदर वाला भाग मेडुला, बाहर वाला भाग कॉर्टेक्स है, ये किडनीज है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ कैप्सूल है, ये जोना ग्लोमेरुलोसा है, ये फेसिकुलेटा है, ये रेटिकुलरिस है और ये एड्रेनल मेडुला। एड्रेनलिन मेडुला क्या रिलीज करेगा? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। जोना रेटिकुलरिस, ध्यान रखना अभी मैंने बताया है कि सवाल आ जाए DHE DHEA कहां से प्रोड्यूस होगा फीमेल में? जोना रेटिकुलरिस से प्रोड्यूस होगा। कहां से? जोना रेटिकुलरिस से प्रोड्यूस होगा। जोना फेसिकुलेटा कोर्टिसोल प्रोड्यूस करेगा और जोना ग्लोमेरुलोसा एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो जोना फेसिकुलेटा है जो ग्लूकोकोर्टिकोइड प्रोड्यूस कर रहा है, जो मेन हार्मोन है ग्लूकोकोर्टिकोइड वो कौन है? कॉर्टिसोल है। तो इसका क्या काम होगा? पहली बात तो क्या करवाएगा? ये एरिथ्रोपोइसिस करवाएगा, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन करवाएगा। अभी तक मैंने किस किस को बता दिया कि जो एरिथ्रोपोइसिस करवा रहा है वो कौन कौन सा हार्मोन हो गया? ठीक है, एरिथ्रो जो पोइसिस करवा रहा है बेटा, एरिथ्रोपोइसिस करवाने वाला हार्मोन कौन सा हो गया? एक तो मैंने बताया कि थायराइड हार्मोन भी एरिथ्रोपोइसिस करते हैं। दूसरा क्या हो गया? कोर्टिसोल हो गया, ये भी एरिथ्रोपोइसिस करवाता है। फिर इसके बाद में क्या बना दिया मैंने बेटा? एरिथ्रोपोइटिन जो किडनी से निकलने वाला होता है वो भी क्या करवाता है? आरबीसी प्रोडक्शन करवाता है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। तो ये कोर्टिसोल क्या करवा रहा है? आरबीसी का फॉर्मेशन करवा रहा है, एरिथ्रोपोइसिस करवा रहा है। साथ के साथ ही क्या होता है बेटा? ये जो इन्फ्लामेशन होती है उसको रोकता है, तो एंटी इंफ्लामेटरी हार्मोन भी होता है, मतलब ये इम्यून सिस्टम को भी प्रोटेक्शन देता है। और ध्यान रखना ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी कंट्रोल करके रखता है, मेंटेन करके रखता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को और किडनी के फंक्शन को। दूसरी बात, ये कैसा है? एंटी स्ट्रेस हार्मोन है। एंटी स्ट्रेस हार्मोन है, मतलब स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना कोर्टिसोल क्या करेगा? बढ़ेगा। एंटी स्ट्रेस हार्मोन है, क्या करेगा? एंटी स्ट्रेस हार्मोन है। तो जो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनमें कोर्टिसोल क्या होता है? ज्यादा प्रोड्यूस होता है और साथ के साथ क्या कर देता है? ज्यादा ग्लूकोज। ठीक है, अब ध्यान रखना क्या कोर्टिसोल क्या करता है? कोर्टिसोल ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो जो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनमें कोर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उनके अंदर कोर्टिसोल की वजह से क्या हो जाती है? ओबेसिटी भी हो सकती है, मोटापा भी आ सकता है। तो क्या बोल रहा हूं मैं? एंटी स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस जितना ज्यादा उतना कोर्टिसोल ज्यादा, कोर्टिसोल ज्यादा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगी? बढ़ेगी। कैसे? ये नई ग्लूकोज के सिंथेसिस को प्रमोट करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है नए ग्लूकोज का निर्माण, न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो नए ग्लूकोज निर्माण को ये प्रमोट करता है, मतलब ये क्या करवाता है? देखो, न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन को प्रमोट कर देता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाता है। ब्लड के अंदर क्या करता है? ग्लूकोज को बढ़ाता है। इसके अलावा ये क्या कर देता है बेटा? लाइपोलाइसिस भी करवाता है, फ्री फैटी एसिड को इंक्रीज कर देता है, जो ग्रोथ हार्मोन भी कर रहे थे और थायराइड हार्मोन भी कर रहे थे। दूसरी चीज ये क्या कर देता है? प्रोटियोलाइसिस भी करता है, मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, मतलब अमाइनो एसिड को इंक्रीज तो करता है लेकिन क्या कर देता है? उनका डिक्रीज कर देता है सेलुलर अपटेक को और यूटिलाइजेशन को। मतलब कुल मिला के ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड्स को इंक्रीज करता है। कुल मिलाकर क्या करता है बेटा? ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड्स को इंक्रीज करता है। तो ये ध्यान रखना क्या बताया हूं मैं, कुल मिलाकर ये क्या कर देता है? ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड्स को क्या कर देता है? इंक्रीज कर दे रहा है। इसलिए मैंने बोला जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा कोर्टिसोल, जितना ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल, फ्री फैटी एसिड लेवल, तो क्या कर देता है? ये बॉडी के अंदर वेट गेन करवा देता है। ध्यान रखना। तो इतनी बातें क्लियर हुई बेटा? ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर?
अगली बात है कि एक सवाल है बेटा कि एरिथ्रोपोइसिस किसके द्वारा किया जाता है। देखो, एरिथ्रोपोइसिस इज डन बाय, एरिथ्रोपोइसिस किसके द्वारा की जाती है? एरिथ्रोपोइटिन जो कहां से निकलेगा? किडनी की जीजे सेल से निकलेगा। थायराइड हार्मोन, हाँ। कोर्टिसोल, हाँ। तो क्या सबके द्वारा किया जाता है? इनमें से ऑल ऑफ द अबव एरिथ्रोपोइसिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑटो इम्यून डिजीज, कि इनमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है? पहली बात तो ग्रेव डिजीज मैंने पढ़ाया था, कहां पढ़ाया था? थायराइड में पढ़ाया था कि ग्रेव डिजीज क्या है? एक हाइपर थायराइड वाली कंडीशन है, साथ के साथ क्या था? आईबॉल का प्रोट्रूशन था, मतलब थायराइड का इनलार्जमेंट था, प्लस में आईबॉल का प्रोट्रूशन था, एक्सोप्थेल्मोस मौजूद था। जो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर होता है वही ग्रेव डिजीज है, तो वो था। दूसरी चीज है एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज कहां पड़ी है? अभी पड़ी है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का कम हो जाना, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का क्या होना बेटा? कम होना एडिसन्स डिजीज होता है, ठीक है। क्या ये भी क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। दूसरी बात, माइस्थेनिया ग्रेविस पढ़ेंगे हम लोग, क्या स्केलेटल मसल्स के अंदर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, मतलब जो तंत्रिका है और जो मसल है, जो नर्व है, जो मसल है, जो मोटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड जो प्लेट है, वहां पर क्या करता है? जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, वहां पर आकर क्या करती है? एंटीबॉडीज अटैक कर देती है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? ये भी ऐसा ही है, ये भी ऑटो इम्यून है। क्या होता है? ये भी ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें ऑटो इम्यून क्या, जो एंटीबॉडीज होती है, जो पेनक्रियाज होता है उसकी बीटा सेल को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जो क्या होता है? जो तंत्रिकाएं हैं, जो नर्व वगैरह हैं, उनके अगेंस्ट, ठीक है, क्या कर देता है? एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती है, माइलिन शीथ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती है, माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन करती है और कंडक्शन में दिक्कत करती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी क्या है बेटा? एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें आईजीएम का बढ़ जाता है, इसलिए आईजीएम जो एंटीबॉडी होती है ना, उसको रूमेटॉइड फैक्टर बोला जाता है। इसके बाद में कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। ये क्या है? बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली क्या है? किसी भी कारण की वजह से, किसी भी कारण की वजह से जब बॉडी के अंदर क्या, जब बॉडी के अंदर क्या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ज्यादा हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ज्यादा हो जाते हैं तो कुशिंग सिंड्रोम। क्या हो सकता है? एक्सोजीनस कोज। एक्सोजीनस कोज का मतलब कि बाहर से क्या हो जाए, जैसे कि बाहर से किसी का ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा है, जैसे प्रेडनिसोलोन वगैरह ले रहा है, डेक्सामेथासोन वगैरह, ऐसे बहुत सारा लगातार लिए जा रहा है, लंबे समय से ले रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे है, तो उसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, एक्सोजीनस कोज की वजह से। दूसरी चीज क्या हो रहा है? एंडोजीनस कोज की वजह से। एंडोजीनस कोज मतलब क्या? किसी भी कारण की वजह से बॉडी के अंदर ही ज्यादा बन रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो उसकी वजह से हो सकता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के ज्यादा होने की वजह से कौन सी डिजीज होगी? कुशिंग सिंड्रोम। और कम होने की वजह से कौन सी होगी? एडिसन्स डिजीज होगी, ठीक है। तो कुशिंग सिंड्रोम, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ज्यादा है, ज्यादा ग्लूकोज होगा, ज्यादा प्रोटियोलाइसिस होगा, ज्यादा क्या होगा? प्रोटियोलाइसिस होगा, ज्यादा लाइपोलाइसिस होगा, ज्यादा ब्लड ग्लूकोज होगा, तो क्या होगा? वेट गेन होगा। क्या होगा बेटा? वेट गेन होगा। क्या होगा रे? वेट गेन होगा, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय तक हाई लेवल होना कोर्टिसोल का कुशिंग सिंड्रोम करवाता है। द अनदर वन इज कुशिंग डिजीज। कुशिंग डिजीज क्या होता है बेटा? पिट्यूटरी के अंदर एक्सेस एसीटीएच, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का बनना। कुशिंग डिजीज क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एसीटीएच का ज्यादा बनना ही कुशिंग डिजीज होती है। जितना ज्यादा एसीटीएच होगा, उतना ज्यादा एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, तो उतना ज्यादा क्या होगा? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोड्यूस होंगे, तो ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम करवा देगा। तो क्या है? बाकी ऑटो इम्यून डिजीज है, कौन सी नहीं है? कुशिंग डिजीज नहीं है। तो अभी हम लोगों ने क्या, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूं मैं, जब किडनी वाला टॉपिक पढ़ाया हूं तब बता चुका हूं, यहां और बता दे रहा हूं बेटा, ठीक है। क्या बताया था मैंने? कि जो लीवर होता है, उस लीवर से बनता है एंजियोटेंसिनोजन। कि लीवर होता है, वहां से आता है कौन? एंजियोटेंसिनोजन आता है, और किडनीज के जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस से। कहां से बेटा? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस से। कहां से आता है? जीजे अपरेटस।
जीजे अपरेटस से आता है, जो किसके द्वारा बनता है, मैक्यूला डेंसा सेल्स ऑफ डीसीटी, और अफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा बनता है, अफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा बनता है और मैकुला डेंसा सेल्स के द्वारा बनता है। ये मैकुला डेंसा सेल क्या करती है, सोडियम क्लोराइड को सेंस करती है। जैसे ही सोडियम क्लोराइड कम होगा, ये मैकुला डेंसा सेल एक्टिवेट हो जाएगी और ये क्या प्रोड्यूस कर देगी, रेनिन प्रोड्यूस कर देगी। क्या प्रोड्यूस करेगी, रेनिन प्रोड्यूस कर देगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो लीवर है उससे रिलीज हुआ एंजियोटेंसिनोजन, फिर यहां पर जीजे अपरेटस से रिलीज हुआ रेनिन और इसको कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन में 1 में कन्वर्ट होने के बाद में लंग्स से, ध्यान रखना कहां से, लंग्स से आया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आया, जो क्या कर दिया, एंजियोटेंसिन 1 को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन 2 में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, पहली बात तो क्या होता है, ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी प्ले करता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है, ये खुद भी क्या होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। तो क्या कर देता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। क्योंकि मैं क्या बता रहा हूं, रेनिन कब रिलीज हो रहा है, जब रीनल किडनी के पास जो परफ्यूजन है, ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, किडनी को आने वाला ब्लड कम हो रहा है, किडनी को आने वाली जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो रही है, किडनी के द्वारा जो फिल्टर होने वाला जीएफआर है वो कम है, तब रेनिन प्रोड्यूस हुआ। तो क्या कर देगा, ये जो ब्लड वेसल्स है उनको क्या कर देगा, संकुचित कर देगा, कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, जिसके कारण क्या हो सके, ब्लड प्रेशर बढ़ सके। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या करवाएगा बेटा, ये क्या करवाएगा, डीसीटी के पास आएगा और कलेक्टिंग डक्ट के पास आएगा और क्या करवाएगा, सोडियम और क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन करवाएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाएगा और पोटेशियम, और क्या करता है बेटा, पोटेशियम, क्या रे, पोटेशियम और बेटा क्या, फॉस्फेट को एक्सक्रीट करता है। तो पोटेशियम और फॉस्फेट को एक्सक्रीट कर दिया, सोडियम क्लोराइड और वाटर का क्या कर दिया, रिटेंशन कर दिया, इसकी वजह से। दूसरी चीज क्या कर दिया, इसने खुद ने ऐसे किया, कैसे, ये खुद भी ऐसा कर सकता है, दूसरा ही क्या कर सकता है, इसने एंजियोटेंसिन सेकंड ने एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करवाया और फिर एल्डोस्टेरोन ने ये काम किया। फिर क्या काम किया, एल्डोस्टेरोन ने ये काम किया। साथ में एंजियोटेंसिन सेकंड पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके पोस्टीरियर लोब से एडीएच का भी रिलीज करवा सकता है, कलेक्टिंग डक्ट से जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करवा सकता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं के द्वारा एंजियोटेंसिन क्या कर देता है, वापस वाटर एंड साल्ट का रिटेंशन करवाकर जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम थी उसको इंक्रीज कर देता है और परफ्यूरेशन क्या होता है, जो परफ्यूजन होता है, मतलब जो ब्लड जा रहा है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखो क्या है एडिशंस डिजीज और क्या बेटा, कुशिंग सिंड्रोम। देखो एडिशन डिजीज में मैंने क्या बोला, एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा निकलने वाले हार्मोन कम हो जाते हैं, तो क्या होता है बेटा, वेट लॉस होता है। क्या होता है, वेट लॉस होता है। क्या होता है, वेट लॉस होता है। कुशिंग सिंड्रोम में क्या हो जाता है, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है, हाइपर एक्टिवेट हो जाती है और वेट गेन हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो कोर्टिसोल का लेवल एडिशन डिजीज में कम होता है। एडिशन डिजीज कैसी है, मैंने बताया था क्या है, ऑटो इम्यून है, स्व प्रतिरक्षा विकार है, जिसमें कोर्टिसोल लेवल कम हो जाता है, इसमें कोर्टिसोल लेवल ज्यादा बढ़ जाता है कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। दूसरी बात, वेट के अंदर क्या होगा बेटा, यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड वगैरह ज्यादा है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ रही है, लाइपोलाइसिस हो रहा है, प्रोटियोलाइसिस हो रहा है, लिपिड बढ़ रहा है, फ्री फैटी एसिड्स बढ़ रही है, फ्री फैटी एसिड हो रहा है, फेट का डिपोजिशन होगा, फ्री फैटी एसिड होगा, फेट का डिपोजिशन होगा, तो वेट गेन करवाएगा ये वाला, और ये वाला वेट लॉस करवाएगा, इंक्रीज होगा ब्लड ग्लूकोज, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, लाइपोलाइसिस होगा। मतलब दूसरी बात क्या हो जाएगा, इतना ज्यादा फ्री फैटी एसिड्स हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो गया कि मान लो कम हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है उसका, ठीक है, तो एडिशन डिजीज के अंदर क्या होगा, मून फेस और बफेलो हम्प होगा। और यहां पर ध्यान रखना, क्या ब्रोंज्ड स्किन होती है। कुशिंग सिंड्रोम में कैसी स्किन होती है बेटा, ब्रोंज्ड स्किन होती है। कैसी स्किन होती है, ब्रोंज्ड स्किन होती है। ठीक है, तो इतना अपन ने अभी तक किसके बारे में पढ़ा, इतना अपन ने पढ़ा बेटा किसके बारे में, इतना हम लोगों ने पढ़ा एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। आगे जो हमारा जो टॉपिक होगा वो
पेनक्रियाज होगा। मैंने तुम्हें एड्रेनल ग्लैंड के बारे में पढ़ाया कि एड्रेनल ग्लैंड के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है, कितनी क्या जोन होती है। लगातार अभिनव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से बने रहिए और सब्सक्राइब फॉर द फर्दर knowledge about this topic. Thank you.